हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस एसआई के जो नए फॉर्म आए हुए हैं अभी उनके ऊपर, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन वगैरह जो है आपकी वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके साथ में हम लोग नोटिफिकेशंस जो आई है नोटिफिकेशन पूरी की पूरी देखेंगे, सिलेबस चेक करेंगे उसका, और उसके साथ में रीडिंग टेक्निक देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको प्रेफर करनी है फॉर दिस प्रिपरेशन, ठीक है। तो हम लोग वो सारी बुक्स भी आज कवर करेंगे, और एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं आपके एग्जाम के उनके लिए जो बुक्स हैं उनको देखेंगे। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी वीडियो आपकी ये रहने वाली है। बाकी अगर खाली नोटिफिकेशन देखना हो या खाली नॉर्मल ये देखना हो कि एग्जाम होता कैसे है, तो उसके बारे में आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, और एट द एंड जब आपका एग्जाम होगा तो वो क्वालिफाई कैसे करना है और कैसे उसमें मेरिट इन होना है। लास्ट तक की जो पूरी की पूरी आपकी प्लानिंग रहेगी उस पर बात करेंगे। नॉर्मल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए ये वीडियो नहीं है, तो उसके लिए आप दूसरी जगह चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली नोटिफिकेशन के हिसाब से चेक करेंगे कि किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, और तैयारी का जो पूरा बेस होगा हमारा वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है, जितने भी लोग आप तैयारी वाले हो पुलिस एसआई के लिए, ठीक है, अदर देन पुलिस एसआई नहीं, केवल पुलिस एसआई वाले, वो सभी अपना सिंपल सा नाम और पुलिस एसआई लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9012668631 पे, जिससे कि जितना भी फ्री मटेरियल और पीडीएफ्स होंगी बुक्स की या बाकी सारी चीज़ों की, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकूं। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना नाम भेज देंगे तो मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लोक सेवा आयोग का है, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह आपने देख ली होगी। इसके अंदर आपको एक तो मिल जाएगा क्या, एसआई के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो है। उसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जो है वो भी, ठीक है। और उसके अलावा गुल्मनायक जो पुरुष हैं पीएससी में, उसके भी जो है फॉर्म है, एक साथ है, तो इसीलिए ये सारा सिलेबस एक साथ होगा। तो मैं ये सब कुछ कवर करके चलूंगा, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को पूरा देखेंगे। बाकी डेट वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, कब आया था, ये लगभग काफ़ी ज़्यादा चला गया है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जो जो कन्फ्यूज़न अगर आपको कोई होता है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन का कन्फ्यूज़न है, तो बेसिकली आप पूछ सकते हैं उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा होगी आपकी, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर जो बाकी चीज़ें हैं आपने जो भरी हुई है, ठीक है, लोक सेवा आयोग के जो भी फॉर्म वॉर्म आप भरेंगे, तो उसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी होंगी कि ये फॉर्म भरना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। वो एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बारे में अलग से पढ़ भी लीजिएगा। जो जो परिशिष्ट लगे हुए हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होना है, और उसमें भी अगर मेरिट में आपका नाम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, है ना। बाकी लिखित परीक्षा तो वस्तुनिष्ठ होगी, इस पर कोई इशू है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड रहती है, नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं और वही आपको टिक करने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परीक्षा केंद्र जो आपके मिलेंगे, डेट जो होगी वो जो भी आयोग तय करेगा, वो आपको एक तो ये उत्तराखंड पीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ भी आ जाता है, और बेसिकली ग्रुप्स वगैरह में मिल जाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आपके पूरे तरीके से प्रमाण पत्र वगैरह ठीक रहें। और उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो आपका 2022-23 की जो आय है उसके आधार पर होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए मान्य होगा, ये देख लेना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। अब पोस्ट की बात करेंगे तो नागरिक पुलिस के अंदर जो आपका पोस्ट है उप निरीक्षक का, उसके अंदर आपको मिलेंगे कुल मिला के 65 पोस्ट यहाँ मिलेंगे आपकी, 43 आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 108 तो ये हो गए आपके पोस्ट। उप निरीक्षक जो है नागरिक पुलिस अधिसूचना वाला, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। वेतनमान लेवल 7 है, ठीक है, ठीक है, स्थायी होगा। और उसके अलावा एज 21 to 28 है, ये डिटेल्स आपको बता दी होंगी, ठीक है।
आप चाहें तो आराम से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं जो नॉन रिजर्व्ड है वो कितनी है, रिजर्व्ड कितनी है और किस किस के लिए है, उस पर जो आरक्षण है या रिजर्वेशन है वो कैसे मिलेगा, ठीक है, वो सब यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो ये तो कोई भी पढ़ सकता है, आराम से आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि स्नातक या जिसको डिग्री बोलते हैं वो किसी विश्वविद्यालय से अगर आपको मिली हुई है या इक्विवेलेंट टू डिग्री कुछ है तो फॉर्म भरा जा सकता है। इस हिसाब से जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सभी के सभी एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए, है ना। अब ग्रेजुएट जितने भी हैं वो 21 से 28 साल के होने चाहिए और वो सारे इस फॉर्म को भरेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म जो नंबर रहेगा फॉर्म का वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जो स्टूडेंट्स भरेंगे वो बहुत बड़े नंबर पे भरेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल में भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है, ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें भी हैं, देख लो। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल अप्लाई करना है आपको, वो सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। प्रादेशिक सेना में अगर 2-3 वर्ष का आपने काम किया हो तो वो भी सर्टिफिकेट आप यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि बाकी सारी चीज़ें कॉमन हो जाए तो फिर प्रेफरेंस जो है वो मिलेगी आपको एनसीसी के बी सर्टिफिकेट से। तो ऑब्वियसली अगर फ़ायदा है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा तो ऑब्वियसली आपका कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे, तो पहले आप चेक कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले ही कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आपकी हाइट वगैरह वो चेक कर लीजिएगा अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। 167 फॉर जनरल, 160 फॉर एससी, और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र वाले जितने भी हैं हिल सर्टिफिकेट उनके लिए 162। तो मिनिमम आप मान के चलिए 160, 167 और 162 इतनी हाइट कैटेगरी, इससे प्लस ही रखिएगा। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स में 152, 147, 147 है, अगर किसी का हाइट का क्राइटेरिया मैच नहीं होता है, वो काफ़ी कम है, मान लीजिए कोई मेल है 155, 152, 156, 157 है, तो ऐसे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं आप, बट मेंटली भी प्रिपेयर रहिएगा कि हाइट का जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है आपका। और क्योंकि ये ज़रूरी है, शारीरिक मानक या फिजिकल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मेल्स में आपका जो चेस्ट होगा 78.8 होगा और वो 83.8 जाना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। मतलब वही 5 सेंटीमीटर का जो इंक्रीज होता है वो आपको यहाँ करना ही पड़ेगा, वो नॉर्मल रहता है, 5 सेंटीमीटर करना ही करना है। वो आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, अनिवार्य है और वो ऑब्वियसली होता है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए वेट कैटेगरी लिखा हुआ है, देखिए 45 kgs। तो अगर वेट नहीं है, 45 kgs के आसपास वेट नहीं पहुँच रहा है या कम है तो इंक्रीज कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो फिजिकल टेस्ट होंगे उसके अंदर आपका एक तो क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, 50 मीटर्स फॉर मेल, 20 मीटर्स फॉर फीमेल, बहुत टफ नहीं होता है। लॉन्ग जंप 13 फीट और 8 फीट, तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो इसके लिए प्रिपरेशन भी कर लीजिए। चिनअप्स जो होते हैं वो खाली मेल्स के लिए होंगे और 5 बार होंगे, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्रिपरेशन में रहेंगे, उनके लिए जो प्रिपरेशन में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दौड़ व चाल, मतलब कुल मिला के रनिंग और वॉकिंग आप इसको कह सकते हैं। देखिए ऐसा है, आधा घंटे का टाइम है मेल्स के पास और 5 किलोमीटर चलना है या दौड़ना है, तो टफ नहीं है। आधे घंटे में 5 किलोमीटर हल्का फुल्का रनिंग के साथ ग्रुप में जब होता है तो पूरा हो जाता है। और फीमेल्स के लिए 200 मीटर की रनिंग है 40 सेकंड में, टफ नहीं है, बट हाँ अगर प्रिपरेशन में नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वे दंड बैठक है और स्किपिंग है। स्किपिंग है फीमेल्स के लिए 1 मिनट में 60 बार, इसकी तो प्रैक्टिस आप आराम से घर पे कर सकते हैं। और दंड के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में आपको फिर 40 लगाने होंगे और फिर ऐसे ही 60 सेकंड में 50 आपको बैठक लगानी होगी, ठीक है। मतलब अगर आप नॉर्मली रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा फिजिकल को अभी से दे दीजिए, ठीक है। उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आप कर पाएंगे। शटल रेस 24/4 जो है वो आपको 29 सेकंड में पूरी करनी होगी और ये आराम से हो जाता है। उसके अलावा मेडिकल में आप पहले ही चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरिट में अभ्यर्थियों का चयन होगा तो उसके बाद उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो एक तो आप एक चीज़ कर लीजिएगा, एक आँख में 6/6 और दूसरी में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी और बाएं हाथ से जो काम करते हैं उनके लिए बाईं आँख के लिए 6/6 होनी चाहिए। मतलब जो जिस भी हाथ से काम कर रहा है उस साइड की आई साइड उनकी पूरी ठीक होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए।
उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये आप चेक कर लेंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस अगर आपकी होती है तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आप सीधा बाहर हो जाएंगे, चाहे आपने कितने ही अच्छा फिजिकल मेडिकल रिटर्न दिया हो, कोई फायदा नहीं है, सीधा बाहर होगा। इसमें रीमेडिकल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस वाले केस में कोई रीमेडिकल नहीं मिलेगा। उसके अलावा देखो, सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, ये सारी जो होंगी अगर, तो ये बाधा उत्पन्न करेंगे अगर, तो इनको अयोग्य माना जाएगा। मतलब ये है कि इन केसेस में रीमेडिकल मिल सकता है अगर ये लगे कि प्रॉब्लम नहीं करेंगे ड्यूटी में। तो अब इसमें है क्या क्या, मैं आपको नॉर्मल अगर बता दूं तो आपके जो घुटने हैं वो मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। रनिंग के टाइम पे आपके घुटने टकराने नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा आपकी एडी मिला करके कि आपके घुटने जो हैं वो क्रॉस ना करें, एक दूसरे को टच ना करें या टकराए नहीं, ठीक है। नॉर्मली आपने अगर किसी आर्मी वार्मी वाले तैयारी वाले से बात करोगे तो वो आपको बता देगा आपके अगल बगल में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सपाट पैर, फ्लैट फुट कहते हैं जिसको हमें ना, फ्लैट फुट वगैरह, बो लेग्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे पैर बाहर की तरफ टेढ़े या अंदर की तरफ टेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधे पैर होने चाहिए नॉर्मल से जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हकलाने वाली कोई प्रॉब्लम है किसी को और वो बहुत ज़्यादा नहीं है या कंट्रोल्ड है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। इन सारी चीज़ों में अगर प्रॉब्लमेटिक लगता है तो वो बाहर कर देंगे। एल्सवेयर पॉसिबल है कि रीमेडिकल भी दे दें या दोबारा चेक कर लें एक बार, बट कोशिश ये करें कि इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। अगर है और वो ठीक की जा सकती है किसी भी तरीके से तो जितना जल्दी हो उसको ठीक कर लीजिएगा। ऐसे ही जो बाकी पोस्ट हैं 89 अगर आप देखेंगे गुलमनायक पीएससी वगैरह के लिए भी हैं और उसके बारे में भी सब कुछ लिखा है, और क्योंकि स्नातक है, ठीक है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, सेम चीज़ें रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सारी सेम हैं, तो इसमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिजिकल के लिए आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मेडिकल में भी वही है, फिजिकल में भी वही है। अग्निशमन में कुल मिला के 24 पोस्ट हैं सेकंड ग्रेड अधिकारी के लिए, ठीक है। और इसमें 25 पोस्टें हैं और इसके अंदर भी लगभग लगभग वही सारे क्राइटेरियाज हैं जो ऊपर थे। फिजिकल के भी वही हैं, मेडिकल के लिए भी लगभग लगभग वही हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ही है इसमें भी। एज के बारे में आपको पहले बता दिया है, जो एज होगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 से चेक होगी और मिनिमम आपकी 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स के आसपास एज होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा और इससे कम में एंट्री नहीं मिलने वाली। चलिए, ये तो खैर एग्जाम की बात हो गई। बाकी यहाँ पे प्रमाण पत्र वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कैसे आयु सीमा में छूट मिलेगी करके। अब ये अगर आपका स्पेशल केस है, ऐसा कुछ है, तो उसको बेसिकली आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होता है ना तो आप अलग से उस पोर्शन को नोटिफिकेशन का निकाल के पढ़ लिया कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। जैसे ये देखिए, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अगर उनके कोई आश्रित हैं, कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो उनको 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी और 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट के लिए भी मिल जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया 10 साल एज ज़्यादा भी है तब भी अगर आपके पास ये कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ठीक है तो फिर बेसिकली यूज़ कीजिए, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, अच्छे से रखे होने चाहिए, और उन्हीं को यूज़ करके आप अपना जो भी आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल रहा है उसे यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर फैसिलिटीज़ हैं, आपको मौका मिल रहा है इनकी वजह से, तो बिल्कुल इनका इस्तेमाल कीजिए। ये कॉमन में नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए इन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। बाकी जिस जिसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल इनको रोक के आराम से अपने डिटेल्स में पढ़िए, और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल पूछिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया है राष्ट्रीयता, आपको बताइए इंडियन होनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर कोई है, जैसे कि कोई तिब्बत से आए हुए जो शरणार्थी हैं वो हों, ठीक है। और उसके अलावा भारतीय उद्भव का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से, ये स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकन देश कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इनसे प्रवर्जन किया हो तो। हालांकि ये हमारे काम का नहीं है, बट अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है तो लिटरली वो क्या कर सकता है, आराम से चेक कर सकता है इन चीज़ों के बारे में, है ना, कोई इशू नहीं है। आराम से देखिए धूमधाम से, ठीक है। चलिए रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो जो
ऐसे इंपॉर्टेंट हैं वो इनमें कुछ नहीं है। हाँ, पर्टिकुलरली पर्सन वाइज बिल्कुल आप देखो, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है आपको सबको पता है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फिल करते हुए देख सकते हैं, घर में भरो चाहे साइबर में जाके भरो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मेल आईडी पासवर्ड वगैरह थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए, इसमें एक चीज और है कि जो शासनादेश है उसके हिसाब से आयोग ने इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दी हुई है, यानी कि ये फॉर्म फ्री है आपका भरना, और इस चक्कर में फ्री है और ग्रेजुएशन है, तो मतलब ये हुआ कि फॉर्म फिलिंग बढ़िया होने वाली है। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ फॉर्म फिलिंग होगी, नंबर बहुत ज्यादा होगा, ये आप समझ लीजिए। अब चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, सब कुछ लिखा है। ठीक है, ये देखो अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सब कुछ के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अब लिखित परीक्षा से संबंध में जो चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, रिटर्न के बारे में जो आवेदन है अगर वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अभ्यर्थियों की छंटनी करनी पड़ेगी, यानी कि स्क्रीनिंग होगी। और स्क्रीनिंग जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही एक प्रक्रिया होगी, और स्क्रीनिंग होगी, नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं वो होंगे, और उस बेसिस पे सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद फिर जो अगली परीक्षा है वो होगी, यानी कि जो मेन एग्जाम होगा लिखित वो होगा। ठीक है, उसमें अलग अलग परीक्षा केंद्र होंगे। गलत उत्तरों के लिए दंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इन दिस एग्जाम यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग, और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, यानी कि आपको लिमिट में रह के क्वेश्चंस करने होते हैं। देयर शुड बी अ लिमिटेशन ऑन योर आंसर राइटिंग। जब भी आप आंसर टिक करें एक लिमिट के साथ कि कितने करने हैं, उसका टारगेट बना के आपको चलना है। देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं और किसी एक को आपने चुनना है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ माइनस मार्किंग है 1/4। और 1/4 का मतलब होता है कि आपका 0.25 और 1/4 मार्क्स आपके गए। एक तो आपका पूरा क्वेश्चन गया, ऊपर से आपका 1/4 एक्स्ट्रा गए हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर एक से ज्यादा उत्तर देते हैं तब भी, अगर हल नहीं करते हैं तो फिर कोई दंड उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो आंसर शीट वगैरह है वो ग्रुप में मिल जाएगी, आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगी, यही कुछ लिखा हुआ होता है। वो नोटिफिकेशन का एक जो पैटर्न है उसको आप फॉलो ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न है और इस तरीके से आपका एग्जाम वगैरह होना है, वो पहले देख लिया कीजिए। ये जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है ये पहले ही देख लीजिए कीजिए। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता ही है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, कैसे होगा, ये लास्ट में आपको एग्जाम से पहले भी पता चल जाएगा और बताने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, ये उतने काम का नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा रोक के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में अलग से दिया भी होगा, यहाँ पे शारीरिक मानक दिए हुए हैं अलग से, तो ये देख लीजिएगा एक बार। फिजिकल मैंने ऊपर वैसे एक्सप्लेन किया है, बट आप फिर से एक बार इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब देखते हैं कि लिखित परीक्षा जो होगी वो कैसे होगी। ठीक है, जो कॉमन लिखित परीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। गुलमनायक के जो पद हैं, उप निरीक्षक के जो पद हैं नागरिक पुलिस में, अभिसूचना में, दोनों में, उसके बारे में 2 पेपर होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र पहला जो होगा उसमें 2 पेपर आएंगे, मतलब 2 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे आपके। सामान्य हिंदी होगी और दूसरा जो रीजनिंग वगैरह होती है आपकी, जीके रीजनिंग, वो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति वाला जो क्वेश्चन है वो। फिर सेकंड पेपर में आपका एक तो सामान्य जागरूकता होगी, इसमें जीके वीके आएगा, और दूसरा गणित आएगी 10th लेवल की। अच्छा, एक गणित आएगी और एक में रीजनिंग आएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड पेपर में आपका मैथ्स है, फर्स्ट पेपर में रीजनिंग है। और फर्स्ट पेपर जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 2 घंटे के लिए आपका फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग के। सबके लिए मार्क्स एक है, तो मार्क्स की टेंशन नहीं है, सबको 1 नंबर मिलेगा। और दूसरे पेपर में आप आएंगे तो वहां भी आपको 75 जीके वाले मिलेंगे और 75 आपको मैथ्स के मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में आपको 150 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड वाले में भी 150 मिलेंगे, और इन 150 को अगर आप तोड़ते हैं तो 100 की आपकी आएगी हिंदी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। 50 नंबर का आपका आएगा जो तर्क शक्ति है या रीजनिंग है वो, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके बाद 75 में आपका जीके उत्तराखंड वगैरह होगा, और जो रिमेनिंग 75 है वो आएगी आपकी मैथ्स से। तो कुल मिलाकर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देखते हैं तो मैथ्स और हिंदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो 175 कैरी करेगा, और बाकी का बचा हुआ आपका रीजनिंग और जीके वगैरह वाला पोर्शन है। तो अगर आप ना हिंदी पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेंगे,
मैथ्स और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत भी आप जीके पे कवर कर लेते हैं तो ये एग्जाम आपका अपना है। मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सिंपल सी। अगर आपकी जीके अच्छी है, बहुत ही अच्छी है जीके, मान लेते हैं बहुत अच्छी है, वो भी आपके पास 75 का एवरेज है, बट अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और साथ में मैथ्स और रीजनिंग भी है, तो फिर ये एग्जाम आपके हाथ में है, आपको सिर्फ जीके तैयार करनी है। तो हिंदी के 100 क्वेश्चन हैं और सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, प्लस आपने रीजनिंग बना ली अपनी, रीजनिंग बहुत टिपिकल नहीं होती है, साथ में आपको थोड़ा सा मैथ्स पे काम करना है, आपका पूरा पेपर जो है ना यहीं से निकल जाएगा। प्लस आपको थोड़ा बहुत जीके रखनी है अपनी तैयार, थोड़ा उत्तराखंड पढ़ेंगे, थोड़ा जीके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से सोच के चलें तो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप खुद सोचिए, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग का फायदा कहाँ होता है। जो बच्चे उत्तराखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं वो जीके यूके तैयार करके रखते हैं, हिंदी बढ़िया तैयार रहती है उनकी, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में बाहर हो जाते हैं, स्पेसिफिकली मैथ्स में। और क्योंकि मैथ्स 75 मार्क्स की है, और अगर वो 75 मार्क्स में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं तो ये मेरिट गिराएगा। अब अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो आपने तो अच्छी खासी मार्क्स बना लेने हैं। हिंदी तैयार कीजिए, हिंदी रटनी है, थोड़ा बहुत समझनी है, थोड़ा बहुत जीके पढ़नी है। कुल मिला के आप इतना समझ गए कि इंपॉर्टेंस कौन से सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा है और किस पे आपको एकदम से फिक्स करके रखना है। दूसरी चीज, जो फायर ब्रिगेड वाले, अग्निशमन वाले होंगे, उनको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि उनका जो पेपर होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में या तो बायो या फिर मैथ्स आएगी। और इस बार इसका लेवल लोकल लेवल नहीं होगा, मतलब एकदम 10th लेवल नहीं होगा, ठीक ठाक लेवल होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, 2 घंटे का पेपर है, 35 और 30 क्वेश्चन है, कुल मिला के 100 का एवरेज बनेगा। मैथ्स या फिर बायोलॉजी जो भी आप लेंगे वो तो 30 की आएगी, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी 35 आएगी। पोस्ट इसमें भी ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी काफी लोग तैयार करेंगे। और ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इस पे फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, बट हाँ इतना जरूर है कि पढ़ने वाले तो सभी हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखित परीक्षा ब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अब इसमें देखिए है क्या, खंड अ और खंड ब सभी के लिए अनिवार्य है, मतलब ये सभी को देना है। और खंड 100 में उल्लिखित वैकल्पिक विषयों में से अभ्यर्थी जीव विज्ञान या गणित में से चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो खंड अ और खंड ब जो है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो देनी ही पड़ेगी। खंड 100 में से कोई एक चीज चूज करेंगे, या तो बायो या फिर मैथ्स, ये कंफ्यूजन मत रखना। और इसमें भी वही ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और वही 1/4 की होगी जो अग्निशमन वाले हैं उनके लिए भी। खत्म, बहुत बढ़िया। अब हम एक एक करके सिलेबस पे बात करेंगे, जो कि हमारी आज की पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से सुनते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जाएंगे आपका जो लिखित परीक्षा है स्टार्टिंग वाली, जो सबसे पहले होनी है 2 घंटे में। और इन 2 घंटों में 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी से, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है वो बड़ा ही कॉमन सिलेबस है, हिंदी का जो रहता है वही है। अब है क्या क्या, स्टार्टिंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि है, लिपि वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। फिर आपने स्वर व्यंजन वाले जो क्वेश्चन सुने हुए हैं, है ना, अलग अलग टाइप के जो स्वर के बारे में, व्यंजनों के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये स्वर कौन सा है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, या लिपि का इतिहास जो है, वैज्ञानिकता जो है ना। उसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे तो देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर वर्तनी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, शुद्ध शब्द बताओ, अशुद्ध शब्द बताओ, विराम चिन्ह सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हिंदी के अंक भी हैं, तो इनको भी एक बार आपको पढ़ना है। उसके अलावा शब्द भंडार और शब्द संरचना, इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने तद्भव, तत्सम ये सुने होंगे, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा आपने सुने होंगे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, भिन्नार्थक, समानार्थक, ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आप कॉमन हिंदी कहते हैं तो उसमें आपको जो मिलता है वो क्या है, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सारी चीजें है ना, अव्यय। उसके अलावा अगला सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा होता है, संधि का। संधि के साथ साथ क्या भी आता है आपका, जो समास और अलंकार है। तो अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें आपको अलग से, हिंदी वाले सिलेबस में मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। क्रिया विशेषण, यहाँ देखो संधि के अंदर सब लिखा है, देखो अर्थ और उसका भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि,
सब लिखा है। अब देखो यहाँ पे पद विन्यास, वाक्य विन्यास, पद क्रम का आशय, वाक्य क्या होते हैं, पदबंध क्या होते हैं, वाक्य भेद क्या होते हैं, ये सब लिखा हुआ है। बट इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पे आपको अलंकार वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तैयार आपको वो भी करने हैं। देखिए कुछ चीजें ना हिंदी में बड़ी कॉमन होती हैं, और अलंकार और समास के क्वेश्चन आ जाएं और आप मेंशन करें कि भैया सिलेबस में नहीं लिखे हैं, ठीक है, बट वो एक दूसरे में ना शामिल हो जाते हैं। शब्द भंडार है, शब्द संरचना है, यहाँ शामिल हो जाएंगे, या श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में कुछ अलंकार आ जाएंगे, या इस कैटेगरी में कुछ आ जाएगा विशेषण क्रिया विशेषण के साथ। तो थोड़ा सा एग्जैक्ट सिलेबस पढ़ने के साथ साथ ना कुछ जो कॉमन सिलेबस के पॉइंट रहते हैं वो भी तैयार करके रखिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि सिलेबस ही सिलेबस छाप दिया और फिर छोड़ चले जा रहे हैं। देखो उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए अलग से कोई बुक मिल जाए तो बेटर है। ये हिंदी की बात चल रही है अभी, तो इसमें कुमाऊनी मुहावरों की बात नहीं हो रही है। ये हिंदी के मुहावरे हैं और हिंदी की लोकोक्तियां हैं, उन्हीं को तैयार करना है। उसके बाद देखो जो राइटिंग सेक्शन आता है ना उसको थोड़ा ध्यान रखना है। पत्र लेखन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। इसमें एक तो आपको पत्र के प्रकार के बारे में पूछेगा, औपचारिक है, अनौपचारिक है, फिर सरकारी, अर्ध सरकारी, कैसे होते हैं, इनमें कैसे स्टार्टिंग की जाती है, क्या लिखा जाता है, सब कुछ, प्रारूपण है, विज्ञप्ति है, कार्यालय आदेश कैसे जाते हैं, ज्ञापन में क्या होता है, अनुस्मारक, परिपत्र, तार लेखन में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लिखी जाती हैं, संबोधन किसके नाम से होता है, सब। फिर जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग, ये पोर्शन कुछ टाइम से बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। कुछ समाचार पत्र वगैरह के बारे में आएगा, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है दूरदर्शन का भी। उसके अलावा हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट वगैरह जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, प्रतिदेव वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, मंगल से क्वेश्चन पूछ ले रहा है वो, ठीक है। और 10वां पॉइंट देखो, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, यानी कि केवल हिंदी ग्रामर ही ग्रामर या व्याकरण ही व्याकरण नहीं है, आपका लिटरेचर भी है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिटरेचर पोर्शन से भी आएंगे। अब जब लिटरेचर पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे, अब ये तो हमें पता ही नहीं है सर कैसे आएंगे, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 10वीं और 12वीं की। और लिटरली आप एक काम कीजिएगा कि 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक्स है एनसीईआरटी की जो पढ़नी है हिंदी के लिए, ठीक है। मैं आपको, आप कहोगे तो मैं बुक भी भेज दूंगा एनसीईआरटी की, और एकदम शानदार सी किताब है, पढ़िए। पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़िए, बुक है, बुक से पढ़िए। 10th और 12th के लिए स्पेसिफिकली एक बुक आती है, 10th की फिर नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, 12th की भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। और ऊपर व्याकरण वाला पोर्शन है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी का जो पोर्शन आपका बन रहा है उसमें आपको एक तो पढ़ना है व्याकरण, ठीक है, और मैं लिटरली कह रहा हूँ आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, व्याकरण, और उसके बाद आपको पढ़ना है साहित्य, ठीक है। अब जब आपको व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण के लिए आप क्या कीजिए, 2 किताबें मैं आपको बता देता हूँ अभी। वो साहित्य के लिए आप एनसीईआरटी जाइए, क्लास 12th तक के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी की बुक है, वो आप प्रेफर करेंगे, बहुत ही शानदार बुक है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो हिंदी साहित्य में एनसीईआरटी की जो किताब है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वो बुक, ठीक है। और ये बुक आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, सामान्य परिचय है 12th के लिए, और ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, बहुत ही शानदार किताब है, पढ़िए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी बुक कवर कर लेंगे आप आराम से तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और एक बार कोशिश किए कि पूरी बुक पढ़ ही लें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, देखो इतना इसका सिलेबस है, ठीक है। पहले क्या है, आदिकाल है, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, और फिर आधुनिक काल, और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा इतने में ही। और इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो बस हो गया, पूरी बुक पढ़ी हुई है। पीडीएफ आप देखना चाहें तो ठीक है, एल्सवेयर आप वैसे तैयारी कर रहे हैं, कोई और तरीका आपके पास है, ऑफलाइन बुक आपके पास पड़ी है, वहां से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रामर के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। एक तो आप सामान्य हिंदी ल्यूसेंट है, ये तो जरूर पढ़ने वाली किताब है, खरीद लो, पीडीएफ ढूंढ लो कहीं से, इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करो, लेकिन पढ़ो, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, ल्यूसेंट जो आती है हिंदी की, अच्छी बुक है, क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस करो बढ़िया से। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, एक बुक अगर आप प्रेफर कर पाए तो केशव दत्त रुवाली वाली जो बुक है, सॉरी, ठीक है, डॉक्टर केशव दत्त रुवाली, ये हिंदी भाषा और व्याकरण की है, इसमें से आपको पत्र लेखन वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, इसको प्रेफर करो आराम से, अच्छी किताब है। इसके अलावा आप चाहो तो आपकी अपनी पसंद की कोई बुक पढ़नी हो पढ़ लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि व्याकरण आपको एक बुक में मिलेगा, और जिस बुक में व्याकरण है अगर रचना भी उसी में मिल जाती है। जैसे आप क्लास 10th की या 12th के लिए बुक ढूंढेंगे ना, तो क्लास 10th और 12th करके भी बुक मिलती है,
उसमें एक सरस्वती पब्लिकेशन करके आपको बुक मिल जाएगी, सरस्वती पब्लिकेशन वाली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पब्लिकेशन है, इसकी बुक मिलेगी और इसमें बेसिकली रचना भी साथ में होगी। वैसे इसमें भी मिल जाएगी आपको पत्र लेखन वगैरह जो है वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं अपना आराम से। मैं अभी फिलहाल के लिए बुक बता रहा हूँ आपको, आप जो भी प्रेफर करना चाहें करें। सामान्य हिंदी ये कंपलसरी है आपके लिए पढ़ना। अगर आप हिंदी भाषा व्याकरण नहीं भी पढ़ सक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया 100 मार्क्स हैं, अकेला हिंदी कवर कर लेगा आपका आधा एग्जाम, ठीक है। 300 में से 100 बहुत होते हैं, ठीक है। 1/3 पोर्शन हिंदी का है, तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति। अब ये है क्या उसको समझना है, तो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो ये रीजनिंग है आपकी, बस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है देखो, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर आपको मिल सकते हैं, और ये वो पोर्शन है जहाँ 50/50 करना सबसे आसान होता है। रीजनिंग में 50/50 बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो सिलेबस है वो समझना है। देखो पहली चीज तो क्या है, अशाब्दिक है, एक होगा आपका वर्बल, एक होगा नॉन वर्बल, ठीक है। देखो इस सिलेबस में आपको एक तो दर्पण और जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो लिखा होता है ना ABC, दर्पण में कैसा दिखाई देगा, श्रृंखला वाले यानी कि सीरीज जो होती है, सादृश्यता मतलब सीरीज पूरी बनी होगी, ये एक जैसे हैं तो अलग कौन सा होगा, ये पहचानो वाले, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, कागज मोड़ना काटना, ये क्वेश्चन देखे होंगे आपने, एक सिंपल सा डायग्राम बनाया होगा, ऐसा होगा, अगर इसको बीच से काटा गया है, फोल्ड किया गया है तो ये कैसा दिखेगा, है ना। आकृति निर्माण है, आकृतियों की गिनती है, गिनती वाले क्वेश्चन तो उत्तराखंड में फेवरेट रहे हुए हैं, ऐसे ट्राइंगल बना के पूछ देगा, बताओ भैया कितने हुए, टोटल ट्राइंगल बताओ, और कुछ नहीं है, लिटरली ट्रिक ढूंढोगे ना मिल जाएगा धूमधाम से। अच्छा उसके अलावा सन्निहित आकृतियां वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, एम्बेडेड फिगर्स कहते हैं जिनको हम, ठीक है। ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरीके से, एक डायग्राम बना होगा उसमें ऐसा, और फिर आपसे पूछेगा इन 4 ऑप्शंस में से किस में ये डायग्राम एम्बेडेड है, किसमें ये डायग्राम बना हुआ है, और आपको वो चेक करके बताना होगा, ऑप्शन टिक करना होगा। फिर आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह, समरूप आकृतियां, एक जैसी आकृतियां ढूंढो, ये वो, मतलब डायग्राम वाले जितने क्वेश्चन आते हैं। प्रीफरेबली बताऊं तो नवोदय की किताब जो आती है ना वो एक बार पढ़ लेना, ये सब क्लियर हो जाएगा। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की 9th की। अभी आप कहोगे क्या सर कैसी कैसी बुकें बताते हो, है ना। नवोदय 9th का एंट्रेंस का जो बुक है उसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है ये, बट हाँ अगर एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो और चाह रहे हो कि नहीं यार आकृतियों वाले या रीजनिंग की बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की कंबाइंड में सबसे अच्छी बुक आती है जो है RS अग्रवाल सर की, ठीक है। ये बहुत ही शानदार बुक है और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इवन दो इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल कर पाए तो इसकी PDF भी मिल जाती है, ठीक है। अरे एडिशन वगैरह का चिंता मत करना, कोई भी एडिशन लो, किसी भी ईयर का लो, बट बुक पढ़ लो, ठीक है, RS अग्रवाल वाली। और ये आपको मैथ्स की भी मिलेगी, चिंता मत करो। रीजनिंग की है, एक बुक मंगा लो, PDF ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल वर्बल नॉन वर्बल के लिए दोनों के लिए काम आएगी आपकी। देखो जो मानसिक योग्यता की शाब्दिक वाली है उसमें आपको क्या मिलेगा ना, जो रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं कॉमन रीजनिंग, कौन सी वाली, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर वगैरह पहचाननी होती है। फिर एक आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, कूट लेखन जो कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल हिंदी है तो थोड़ा हिंदी की तैयारी रखना अपनी, ठीक है। उसके अलावा भिन्नता की पहचान मतलब समझ रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, और फिर 3-4 का ग्रुप होगा, एक चीज उसमें से अलग होगी किसी कैटेगरी में। सादृश्यता है, श्रृंखला परीक्षण है, क्रम व्यवस्था है, क्रम व्यवस्था से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दिशा और ज्ञान, ये श्योर क्वेश्चन है जो आते हैं। अंक, समय, क्रम परीक्षण, निगमनात्मक रक्त संबंध, गणितीय चिन्हों का कृत्रिम स्वरूप, गणितीय संक्रियाएं, ये मैथमेटिकल्स जितने भी काम है ना आपके यहाँ पे मैथ्स वाले, इसमें ये इस टाइप के आते हैं, प्लस को माइनस से बदल दिया, या फिर बॉड मास क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बैठक वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, A B के बगल में बैठा है, B और C के बीच में D बैठा है, इस तरीके के क्वेश्चंस। आंकड़ों की अपर्याप्तता, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना, 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे, डाटा इनसफिशियंसी से, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट पासवर्ड, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। संख्या और अवधि निर्माण, कैलेंडर। अब देखो ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन रीजनिंग में और मैथ्स में दोनों में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरी चीज जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो रहा है जिसमें फंस भी रहे हैं, कथन, निष्कर्ष और निर्णय वाले हैं। ये कथन वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, कथन दिया होगा फिर निर्णय दिया होगा, जैसे सभी झाड़ू ये हैं, फिर सभी ये हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी रहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत आपका दिमाग काम कर रहा है, एक्टिव स्टेट में है, तो इनके आंसर सॉल्व हो जाते हैं,
ठीक है। न्याय निगमन, ये रिसेंटली जो क्वेश्चन हैं ऐड हुए हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, पहेली में, समस्या समाधान में, तो इनके लिए एक ही बुक में एक साथ बताऊं तो बेस्ट है भैया, RS अग्रवाल सर की बुक। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए रीजनिंग के लिए, और मतलब जितने ये टॉपिक है ना 26 ये और ये, ठीक है, 26 के साथ साथ यहाँ लास्ट तक आप जाएंगे तो 28 के आसपास, 28 दिन 28 वीडियो लो, कोई चैनल नहीं, नथिंग एडवर्टीजमेंटेबल, जो आपको पसंद आ रहा है बैठो, 2 घंटे की वीडियोस जहां मिल रही हैं उठाओ और एक टॉपिक उठा लो, अपना टॉपिक क्लियर करो, खत्म कहानी। बुक अपने पास रख लो एक प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि RS अग्रवाल सर की बुक में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया हो जाएगा वो। और सिंपल क्या करो, 28 दिन 28 टॉपिक पकड़ो और रोज एक एक टॉपिक खत्म कर लो, बस हो गया काम। रोज एक टॉपिक उठाओ बस। जैसे वर्णमाला परीक्षण आपको आता है, आपने कहा यार ये तो आता ही है, लेकिन छोड़ना नहीं है, डू इट। 2 घंटे का एक लेक्चर लो, ऐसे लो कि आपको शुरू से पढ़ना है, और 1-2 घंटे की वीडियोस देख लो, 1.5x में देख लो, खत्म करो इसको, ठीक है। और क्या क्या है देखो, धारणा है, कथन और तर्क, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड फॉर्मेशन से आएगा, सिंपल चीज दे देगा, OOBK, वर्ड बनाओ बोलेगा तुमसे, ठीक है, तो वर्ड बनाना है। ऑप्शंस देगा कि इसके लास्ट में क्या आएगा, इन शब्दों के मिलने से बनने वाले सार्थक शब्द के अंत में कौन सा वर्ण आएगा, और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। और मैंने कहा आपसे फिर से कि रीजनिंग में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं धूमधाम से। तो अगर हम फर्स्ट पेपर देखें तो 100 हिंदी है, 50 रीजनिंग है, और इसके लिए जो 2 बुकें मैं आपको प्रेफर करूंगा वो होगी, एक तो ल्यूसेंट हिंदी, और यहाँ पे आ जाएगी RS अग्रवाल वाली रीजनिंग की बुक। और इसके अलावा बेसिकली आप यूट्यूब में जाओ, धूमधाम से पढ़ो। यूट्यूब प्रेफर करना आप रीजनिंग के लिए। हिंदी के लिए मैं कहूँगा यूट्यूब में जा सकते हो अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाता है, जैसे संधि वाला जो टॉपिक है उसको आप यूट्यूब से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो टॉपिक आपकी समझ में आते हैं इजीली, जो केवल मेहनत वाले हैं, जैसे वर्तनी वाले जो टॉपिक हैं, उसके लिए यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं है, या किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। घर पे अपना जहां से जितने क्वेश्चन मिल सके वो ले लो, वर्तनी के PYQs उठा लो, बस PYQs करो पूरे। PYQs के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आयोग की वेबसाइट से क्वेश्चन निकालो, या फिर सिंपल गूगल करो, UK SSC क्वेश्चन पेपर हिंदी निकालो और सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने PYQs कर लिए ना हिंदी के लिए, तो आपको 100 में से 80 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो लगभग PYQ बेस्ड हैं। बेस्ड है का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली क्वेश्चंस डिट्टो नहीं होंगे, बट हाँ संधि के जो नियम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तनी जिसकी पूछी गई है उन्हीं में से किसी एक ऑप्शन से उठा के वो क्वेश्चन बना के दे देगा, तो गो फॉर PYQs ओनली। अब आते हैं सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। सेकंड पेपर देखो जाएगा कुल 150 मार्क्स भी 150, 75 में डिवाइडेड रहेगा। अब जो इसमें सामान्य जागरूकता है, जीके है, वो मैं नॉर्मली भी कहूँ तो कोई भी आपको प्रेफर करेगा जीके ल्यूसेंट, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसमें सारा जीके आपको एक साथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं 2 किताबें आपके लिए ऐड करूंगा, एक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जीके ल्यूसेंट है वो मैं 2 किताबें आपकी जोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बुक नहीं लगाई है मैंने, वो बुक कोई बात नहीं, चलिए वो आप देखता, आपने पता है यूके जीके ल्यूसेंट वाली कौन सी बुक है करके। अच्छा यहाँ पे एक काम आप कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बुक की जरूरत नहीं है, PDF मिल रही है, PDF यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीके ल्यूसेंट के साथ साथ जीके की ल्यूसेंट की MCQ वाली बुक भी आती है, ये दोनों एक साथ लेना। अगर आप परचेज कर रहे हो, MCQ ढूंढ रहे हो तो PDF भी ढूंढ रहे हो तो दोनों एक साथ ढूंढना, दोनों, अकेले से काम नहीं होगा। और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, ये 2 महीने 1 महीने जितना टाइम आपको लग रहा है कि यार ये कवर करना है, ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है आपने। और सारे क्वेश्चन आपके लगभग जीके ल्यूसेंट से बनेंगे, जीके के, क्योंकि सब कुछ है। और जो एग्जाम है आपका SI का, बहुत टिपिकल लेवल या डिफिकल्ट लेवल में नहीं आने वाला है। इसके MCQs ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, फंसाने वाले होंगे, लेकिन 1 वर्ड टाइप होंगे, एकदम हाई लेवल जो एग्जाम है उनकी तरह नहीं आने वाले हैं। जैसे लेक्चरर या LT के एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया था, उसमें ऑप्शंस बढ़ा दिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको बहुत प्यारे मिलेंगे। देखो हिस्ट्री है, अलग से सिलेबस दिया है, इसका मतलब ल्यूसेंट में हिस्ट्री वाला पोर्शन अलग से तैयार करो। जब आपका, जैसे आपने ल्यूसेंट की बुक उठाई, आपने हेडिंग बनाई प्राचीन भारतीय इतिहास,
ध्यान रखना, ल्यूसेंट किताब अपने आप में नोट्स है, तो ल्यूसेंट से नोट बनाने की कोशिश तो मत करना, ठीक है? क्योंकि ल्यूसेंट से नोट्स बनाओगे तो दोबारा से ल्यूसेंट ही उतार लोगे कॉपी में, क्योंकि वो पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ना हाईलाइट करना है तो एक पेंसिल पकड़ो हाथ में और 2 या 3 बार कम से कम ल्यूसेंट पढ़ लो। 2-3 बार ल्यूसेंट पढ़ ली तो ये आइडिया हो जाता है कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उसके ठीक बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चंस दिमाग में बैठ जाएंगे। और उसके बाद फिर से वही कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे PYQs इकलौता ऐसा सोर्स होगा आपका जो ये बताएगा कि यूके को कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पसंद है। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर यूके करा रहा है तो इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ट्रिकी होगा, ये ध्यान रखना। फंसाने के लिए वर्ड टू वर्ड गेम खेलेगा, जैसे कौन नहीं है, इनमें से कौन है, कितने संभव है, मिलान कीजिए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। मतलब केवल रटने वाले तरीके से या तुक्के मारने वाले तरीके से कुछ नहीं होने वाला है, आपको जीके की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें सिंपल सी चीज है, देखो अगर मैं सिलेबस दिखाऊं आपको, पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। नामकरण क्यों हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता को अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों नहीं कहते? धौलावीरा क्यों नहीं कहते? हड़प्पा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी हु वाज डिस्कवर्ड। हड़प्पा पहला शहर था जिसे ढूंढा था। और ऐसी सारी सभ्यताओं के नाम किसके हिसाब से रखे जाते हैं? जो पहला शहर ढूंढा था उनके हिसाब से रखे जाते हैं। तो भैया ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। तो वो सिंपल प्रश्न क्या आएगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न में से किस एक नाम से जाना जाता है? और 4 ऑप्शन आ जाएंगे। नाउ इफ यू नो तो आप टिक करोगे, नहीं जानते हो तो क्या कर लोगे? तुक्के मारोगे ना, तुक्के मारने में तो वैसे ही गलत हो जाएगा। देखो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी बुक पढ़ो बिल्कुल प्यार से स्नेह के साथ जाना है, शुरू से 2-3 बार रिवीजन करना है, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, एक बार पीवाईक्यूज देख लेने हैं, बस हो गया, आपका निकल गया एग्जाम। देखो उस समय की स्थिति क्या थी, कंडीशंस क्या थी, नगर निर्माण योजना क्या थी। यार अगर आप ना जीएस की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा कि भैया नगर निर्माण योजना हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई यही नहीं पढ़ के गए तो फिर क्या पढ़ के गए, है कि नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, इस जो सिलेबस है ना इसका प्रिंट निकालो, एक पेन लो, रोज टिक करते जाओ कि आज हमने पूर्व वैदिक काल पूरा कर लिया, एमसीक्यूज भी पूरे कर लिए। फिर हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति बना दिए, नोट्स भी बना दिए, ट्यूशन भी पढ़ ली, एमसीक्यूज भी पढ़ ली, खत्म। अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग के नोट्स उठाओ, सिलेबस पूरा, फिर एमसीक्यूज करो, फिर रिविजन करो, खत्म। टॉपिक वाइज जाना है, ध्यान रखना, बिना सिलेबस के नहीं होने वाला। उत्तर वैदिक काल पूरा पढ़ना है, जैन और बौद्ध धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आएगा मौर्य काल, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। उत्तर मौर्यन काल से लगभग क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल थोड़ा बहुत ट्रेंड बना है, तो 7 वाहनास पढ़ लेना इसके अंदर, बाकियों की जरूरत नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, शुंग वगैरह के बारे में छोड़ भी सकते हो इसको। कुषाण रिलेटेड कॉइन्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, लेकिन हाँ मौर्य काल से क्वेश्चन आएंगे, मौर्य काल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। गुप्त साम्राज्य में छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा देनी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उत्तर गुप्त काल हर्षवर्धन है, राजपूत है, चोल चालुक्य पल्लव, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो विदेशी यात्रियों से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं या नाम पूछ लेता है, वो कर सकते हो। अरब और तुर्की में गोरी वगैरह का जो आक्रमण है इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बार थोड़ा चांसेस ज्यादा हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण से क्वेश्चन आने के, तो हिस्ट्री के प्राचीन या एंशियंट में ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा वैसे ल्यूसेंट पढ़ो कह रहा हूँ मैं, कॉमन, ठीक है, उसके अलावा प्रेफर मत करो। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी बुकें प्रेफर करनी है और बढ़िया पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आप एंशियंट मॉडल और मिडिवल के लिए अलग अलग राइटर्स की बुक उठा लो और उनको पढ़ लो, रामचरण शर्मा पढ़ लो। लेकिन देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं सिंपली कहूंगा, पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसके अलावा कोई मत पढ़ना। स्पेक्ट्रम में मतलब इतने फैक्ट मिल जाएंगे आपको कि बस हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रम काफी है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि अगर आप पहले से पढ़ने वाले हो, जीके की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हो, तब स्पेक्ट्रम के लिए जाओ, वरना ल्यूसेंट पढ़ो बस हो गया, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, इतना पढ़ ही नहीं पाओगे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लिमिटेड करो सोर्स को, लेकिन ज्यादा पढ़ो, ल्यूसेंट को 10 बार पढ़ लो, अपने आप ल्यूसेंट याद हो जाएगी। अगला देखो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है, और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के। भैया मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंगें, मकान, इमारतें, जगह के नाम, किलों के नाम, दरवाजा क्यों बनाया, ये क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, बाबर का बेटा कौन था, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं अब, तो ये रटने वाले क्राइटेरियाज को हटा देना। दिल्ली सल्तनत है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सबके बारे में पढ़ लो। उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे प्रशासन में और क्या क्या उनकी कमियां थी, पढ़ो आराम से। भक्ति और सूफी आंदोलन से एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल लगातार, इनको पढ़ लेना। कौन सूफी थे, कौन संत थे, कबीर ने क्या क्या लिखा था, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी आएगा ये, तो ये आपका फायदा कर देगा यहाँ। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा विजयनगर से। मुगल काल से 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ठीक है। और खासकर इसमें ये मनसबदारी वगैरह जो है ना, इनके बारे में पढ़ लेना कि कौन मनसब में कौन कौन थे। और यहाँ पर ना टेक्निकल वर्ड आते हैं, प्रशासन, मुगल प्रशासन लिखा है ना यहाँ पर, ये यहाँ पे टेक्निकल वर्ड आते हैं कुछ, ठीक है। तो कौन क्या था इसके बारे में पढ़ लेना। अगर आप यूके SSS या यूके PSC के पुराने पेपर को देखोगे तो मैं सिंपल सी चीज बताऊं आपको, मुगल काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कौन से होते हैं, जिसमें वो वाक नवीश क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वाक नवीस क्या होता था, तो पूरा फोकस इन वर्ड्स को याद करने में रखना। नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिख से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है, सिख रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन करंट में रहे हैं। हाँ, मुगल्स और सिख का जो रिलेशन है, मराठास जो है उनसे आएगा। फिर आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये तो आपने वैसे भी पढ़ी होगी, जीके की तैयारी करने वाले वैसे भी ये पूरा पोर्शन तैयार रखते हैं। अलग से मेंशन्ड है, देखो, पहला एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का आगमन भारत में, कौन कौन आए थे, कैसे आए थे, कब आए थे। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेना, सारे गवर्नर जनरल और सारे चार्टर, ये कॉमन जीके की तैयारी करने वाले सबको पता होता है। दूसरी चीज जनजातीय आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1857, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, अगर आएगा भी तो कौन से इलाके में कौन था, ठीक है, एरिया और लीडर्स, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, बाकी चीजें कम आती हैं। फिर वाइसरॉयज और उसकी नीतियां, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वाइसराय कौन थे और उनके टाइम पे कौन लाया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था, तो कॉर्नवालिस है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर देखोगे धार्मिक सुधार आंदोलन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। राजा राम मोहन रॉय लिख लो, ठीक है। सती प्रथा को बंद किसने किया था, सती एबोलिशन जो था उसके बारे में आएगा। आर्य समाज से क्वेश्चन आएगा। रामकृष्ण मिशन किसका था, ठीक है। जनजातीय आंदोलनों से आता है, जनजातीय आंदोलनों से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। पैका क्या था, या पायक जो विद्रोह था वो क्या था। और उसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं आपके जो लीडर्स थे जनजातीय आंदोलनों के, जो नेता थे, उनसे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बिरसा मुंडा है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो इनको अलग से नोट्स बना के लिखो और ध्यान रखना कि फैक्ट पे बहुत फोकस करना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है ना, पिछले कुछ टाइम से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस तरीके के। और इन स्टेटमेंट्स में जो हम सोच रहे थे टेक्निकलिटी आएगी या ऐसे वर्ड आएंगे, वो नहीं आ रहे हैं। इन स्टेटमेंट में भी फैक्ट ही फैक्ट भरे हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जीके में गैदर करने की कोशिश करते रहना साथ साथ में। मतलब ये जरूरी है कि जनजातीय आंदोलन क्यों हुए या आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये याद हो जाता है। जब आप आर्य समाज देखोगे और स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का स्टेटमेंट दिया था। अब वेदों की ओर लौटो दिया था स्टेटमेंट, लेकिन ये फैक्ट है, अब आपको ये याद रखना है। और जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था, इसके द्वारा ABCD। या फिर यही क्वेश्चन घुमा के अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा निम्न में से कौन से कथन गलत या सही है, और उसमें पहला लिखा होगा वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अगला होगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा यार, पहला सही है दूसरा गलत है। आर्य समाज की स्थापना विवेकानंद जी ने नहीं करी थी, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो है तो फैक्चुअली ना, तो इसीलिए थोड़ा सा फैक्ट पे ठीक रखना है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस और उसके सेशंस हैं, जो कांग्रेस के अलग अलग सेशन हुए थे। बंगाल का विभाजन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन आपको पता ही है, मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड। दूसरा गांधी जी से क्वेश्चन आएगा आपका, चंपारण, खेला, अहमदाबाद, जो भी है गांधी जी से रिलेटेड। और होम रूल लीग से, होम रूल लीग से भी क्वेश्चन आता है, दोनों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करोगे खिलाफत की, अच्छा है, जलियांवाला बाग, रॉलेट, सारी चीजें जो आपने बेसिकली पढ़ी है। जिन्ना का 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा, प्रथम गोलमेज, दूसरा तीसरा गोलमेज, कम्युनल अवार्ड, पूना समझौता, इरविन पैक्ट, सब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है पूरी की पूरी। उसके बाद जो अगला पोर्ट है, इसके अंदर जो पोर्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जर पार्ट यहाँ से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। विश्व का इतिहास भी आपके सिलेबस में है, तो एक बार रफली विश्व का इतिहास देख लेना। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो विश्व का इतिहास देखने के लिए मैं आपसे कहूँगा जस्ट गो फॉर एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। विश्व का इतिहास एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा आपका। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के बाहर मत जाना, सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के इसमें कुछ नहीं है, देख लो। ब्रिटेन के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति और फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीजन और उनका जो रिजल्ट था वो। और अगर आपको ऐसे नहीं जा रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप स्टडी IQ में पहले जो सर पढ़ाते थे, अभी उनका नया चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स करके, है ना, वहाँ से चल लो। प्रशांत धवन सर का वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत धवन सर की हिस्ट्री वाली वीडियोस देखो, लिटरली बता रहा हूँ, हिस्ट्री आपकी बढ़िया हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री वाली देख लेना, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो सर्च करो। 3-4 घंटे की जो वीडियो होती है, एक फुल फ्लैश वीडियो चलाओ, कोई एक दिन टारगेट बनाओ, वर्ल्ड अफेयर पूरा, वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है वो पूरा हो जाएगा आपको, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, भूगोल, भूगोल ज्योग्राफी आपको पता ही है, 2 ही पोर्शन होते हैं, एक वर्ल्ड और दूसरा इंडिया। इंडिया के लिए मैं प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी उठाओ, 1 बाय 1 ज्योग्राफी के टॉपिक में जाओ, जितने फैक्ट मिलते हैं उनको नोट करो। बहुत ही कम टाइम लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में और सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लो, भूगोल तैयार हो जाएगा। ल्यूसेंट मैंने आपको हिंट दिया ही है, ल्यूसेंट तो आपको रोज ही पढ़नी है 1-1 घंटे, साथ में 1-1 घंटा एनसीईआरटी निकाल लो। एनसीईआरटी 1 घंटे में आपकी 6th पूरी हो जाएगी, अगली बार 7th पूरी हो जाएगी, 8th पूरी हो जाएगी, फिर ऐसे 9th और 10th में टाइम लगेगा। अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हो 6, 7, 8, 9, 10th, तो फिर 11th प्लस 12th की कवर कर लो, बस हो गया। 6 से 9 तक की सारी छोड़ दो, 10th तक की 11 और 12 की भूगोल की किताब पढ़ो, बस बहुत है। वर्ल्ड के लिए एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो। एनसीईआरटी से ज़्यादा बेटर है कि कोई यूट्यूब का वीडियो देख लो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो, ज़्यादा देर नहीं लगती है, कॉन्टिनेंट वगैरह पढ़ने होते हैं और सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हो जाती है उसमें, सब पूरा हो जाता है। यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी आपकी है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी है, देखो ये देख रहे हो, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, जनसंख्या, यहाँ तक है, खनिज, पूरा का पूरा क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है। ज्वार भाटा, वायुमंडल, सब फिजिकल है, फिजिकल ज्योग्राफी। 11-12 वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब में आपको किसी प्लेलिस्ट में, वहाँ जाना, फिजिकल ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी आपकी। लेकिन हाँ, एग्जाम अच्छा है तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। पॉलिटिक्स, प्यारा क्वेश्चन आते हैं, ट्यूशन उठाओ, खत्म। एनसीईआरटी मत पढ़ना, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ट्यूशन पढ़ो। एनसीईआरटी डिस्कशन करती है पॉलिटी के टॉपिक्स पे, फैक्ट नहीं देती है, इसीलिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है पॉलिटी में। पॉलिटी के लिए जो प्रीफरेबल बुक होती है ऑब्वियसली एम लक्ष्मीकांत होती है, लेकिन नहीं पढ़नी है आपने एम लक्ष्मीकांत भी, बहुत बड़ी बुक है, क्यों पढ़ना है, ल्यूसेंट पढ़ो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सारे ल्यूसेंट से आएंगे। क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान सभा और भारतीय संविधान, ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये पूरा। फिर है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की अवधारणा और फंडामेंटल राइट्स, ल्यूसेंट में बहुत अच्छे दिए हैं, कर्तव्य भी दिए हैं और नीति निर्देशक तत्व भी दिए हैं। नीति निर्देशक तत्व में या इन सारी चीज़ों के लिए एक सिंपल काम करो, जब भी आप इनको पढ़ो ना तो यूट्यूब में जाके सर्च कर लो ट्रिक्स, और फिर यूट्यूब वाले आपको खूब सारे ट्रिक दे देंगे इनको याद करने के लिए, बस वो याद कर लेना। फिर सर्वोच्च न्यायालय, जैसे ना नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, इस पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है, आर्टिकल 44 चल रहा है। वो है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने याद कर लिया, आर्टिकल 54 है। फिर ऐसे आर्टिकल 51, फिर 52 से कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है ये, तो ये पार्ट वगैरह सारे याद होने चाहिए आपको। आर्टिकल 350 में क्या है, 352 में क्या है, 356 में क्या है, ऐसे 360 क्या है, ये आर्टिकल वाइज याद रखने। 348 क्या है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। संशोधन याद कर लो, और एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट केस, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक केस तो कम से कम आपसे पूछेगा ही पूछेगा वो, ठीक है। मिनर्वा मिल्स क्या था, या मिनर्वा मिल्स ना पूछे तो सबसे कॉमन अगर केसेस की बात करेंगे तो आपसे पूछ देगा केशवानंद भारती क्या था, या उसमें किस बारे में बातचीत हुई थी, तो कम से कम एक बार तो आपको देखना है, ठीक है। बाकी देखो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल, अभी अभी रिसेंटली क्या है कि 6 नेशनल पार्टीज आई हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस पहले हुआ करती थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अब वो नेशनल पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी नई नेशनल पार्टी बन गई है। ऐसे ही इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो हट गई है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट नेशनल पार्टी है,
ठीक है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं सीपीआई हट गई है और सीपीआईएम अभी भी है। सीपीआईएम है, सीपीआई जो कॉमन थी वो हट गई है। ऐसे ही जो तृणमूल कांग्रेस थी वेस्ट बंगाल वाली, वो अब नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी नई नेशनल पार्टी बन गई है। पहली चीज तो ये याद रखनी है, इस तरीके के जो फैक्ट है करंट में। दूसरी चीज, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करने के लिए या किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी घोषित करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो याद करने हैं आप, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड करंट भी साथ साथ में करते रहना। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आता है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन कितना है, कौन से आर्टिकल के अंदर है, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन है ना। अभी रिसेंटली देखो लोकसभा और राज्यसभा में भी गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है नारी शक्ति वंदन वाला, और उसमें 33% रिजर्वेशन दे दिया है वुमेन्स को। तो वुमेन रिजर्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। फिर ग्राम प्रधान, आपको भी पता है या उत्तराखंड वालों में ग्राम सभा वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है, कितनी एज चाहिए होती है ग्राम प्रधान बनने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर देखो अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपको भी पता है कि भैया एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, सार्क के मेंबर्स कौन है, या यूएन में ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली काफी सारी चीजें यहाँ गई हुई हैं, खासकर यूक्रेन रशिया वॉर के बाद। तो ये कहाँ है, दी हेग के अंदर, नीदरलैंड्स में। अब आपसे नीदरलैंड की कैपिटल भी तो पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तैयार पूरा रहना है। विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। फिर पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण के लिए तो कॉमनली कोई एक बुक उठा लेना, यही ज्योग्राफी वाली, इसी में देख लेना, ल्यूसेंट में मिल जाएगा सब, ठीक है। एक मानवाधिकार नया टॉपिक यहाँ पे जो है, इसके लिए थोड़ा तैयारी कर लेना, कहीं से एक दिन मानवाधिकार के बारे में पढ़ लेना, ह्यूमन राइट्स के बारे में, यूएन का जो ह्यूमन राइट के लिए बॉडी है और काउंसिल है उसकी पढ़ लेना, बहुत है, उससे मिल जाएगा। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। देखो भैया इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक रहता है क्योंकि इकोनॉमिक्स कॉमनली समझ में नहीं आती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स के लिए या तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो, 11th और 12th की। 11th की पढ़ लो, बहुत है, एक ही बुक है वो, और उतना भी कर लोगे बहुत है। या फिर यूट्यूब पे बेसिक इकोनॉमिक्स डालना, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स। और बेसिक इकोनॉमिक्स में कम से कम 10 से 12 घंटे की एक ही वीडियो होगी, 10 to 12 आवर्स मैराथन वीडियो होगी, किसी भी टीचर की मिले उससे दिक्कत नहीं है, और वो पढ़ लेना। लगभग उसमें सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स की वो आ जाती हैं। और जो तुम्हारे यहाँ पुलिस एसआई के सिलेबस में दिया हुआ है ना इकोनॉमिक्स, वो थोड़ा सा यूनिक भी है, अलग अलग तरीके से दिया है, तो उसको थोड़ा सा पहले अपनी एक इकोनॉमिक्स की समझ, बेसिक समझ ठीक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और उनके लिए एक अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी 1 दिन 2 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो से हो जाएगी। फिर क्या है, बाकी चीज़ें आपकी ना जो करंट अफेयर पढ़ोगे वहाँ से तैयार हो जाएगा। देखो जैसे सतत विकास का लक्ष्य आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक जो दिए गए हैं, एक गोल का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा आपका। अब अगर एक गोल आपसे पूछेगा कि ये कितने नंबर का था, या ये था या नहीं था, तो ठीक है एक बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है उसमें। पर्यावरण आपने अभी अभी पढ़ाई है ऊपर, विश्व के जो रिलेटेड संगठन है वो पढ़ लिए हैं, WTO वहाँ भी आएगा ऊपर, यहाँ भी आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला पूरा। फिर देखो यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, ये सारे क्या है, ये सब नमामि गंगे, कौशल विकास, उज्ज्वला योजना, ये सब करंट अफेयर है। अब जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जिसको आप पढ़ोगे। एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपने पढ़ना है, उत्पादन क्या होता है, निर्यात क्या होता है, कृषि सुधार क्या होगा, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। उसके अलावा औद्योगिक विकास है, औद्योगिक नीतियां हैं, ये पढ़ोगे। मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ोगे। नीति आयोग, मुद्रा और वित्त आयोग, जनधन योजना, नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, इसके बारे में। मतलब आपसे कहना क्या चाह रहा है कि आपको बहुत इन डेप्थ में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। ये मत करना कि इकोनॉमिक्स की कोई बुक उठाई और पढ़ने लग गए, नहीं, एक बेसिक इकोनॉमिक्स या तो क्लास 11th एनसीईआरटी एक पढ़ लो, या 10 से 12 घंटे वाली कोई एक वीडियो 1.5x में प्ले करके 2 दिन दे करके इकोनॉमिक्स खत्म कर देना आपने। इससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं लेगी आपका टाइम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ध्यान रखना। अगला, हाँ ये है समसामयिक भैया, इसमें कुछ नहीं होता है सिलेबस, करंट अफेयर होता है, जहाँ से जितना मिल रहा है पढ़ लो, बटोर लो, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी होता है यहाँ पर। फिर भी ये हिंट के लिए दिए हुए हैं, राष्ट्रीय प्रतीक ये सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आओ भैया उत्तराखंड, इसी में शामिल है, जीके में ही आएगा, तो मतलब जीके का सिलेबस और छोटा हो गया, वैसे ही छोटा था और छोटा हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जीके पढ़ना बहुत है, क्वेश्चन कम आएंगे।
अब यहाँ से देखो इतना बड़ा सिलेबस था जीके का सेकंड पेपर के लिए, और कुल मिला के क्वेश्चन दिए 75, और उसी में इंक्लूड कर दिया उत्तराखंड। अब बताओ इस 75 में से आधा आधा पोर्शन भी डिवाइड करते हो तो आधा रहेगा जीके के लिए जो अदर देन उत्तराखंड है, और आधा रहेगा उत्तराखंड के इस 75 में से। समझ रहे हो? उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, फिर उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड के वन, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जैव विविधता, राज्य द्वारा सांख्यिकी के आंकड़े। कुल मिला के ये आपका परीक्षा वाणी है। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, केवल परीक्षा वाणी पढ़ो, कोई किताब मत देखो दूसरी, जरूरत ही नहीं है भैया। इतने तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं कि जीके के लिए आप 10 किताबें उठा लो, एक ल्यूशन पकड़ो, एक परीक्षा वाणी पकड़ो, पूरा याद कर लो, खत्म। इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के फायदा भी नहीं है ना। इतना फोकस तो आप बाकी सब्जेक्ट पे करोगे, हिंदी पढ़ोगे। गेटिंग द पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक बुक लगाई हुई है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रदीप के सिन्हा वाली। इसके अलावा मैं कोई फोर्स नहीं कहूँगा इस बुक के लिए, आपको कंप्यूटर के लिए जो ठीक लगे वो लिखो, उसका यूज़ करो। गो फॉर ल्यूसेंट कंप्यूटर, बहुत अच्छी किताब है वो भी, उसका यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धूमधाम से इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। जिससे आपको कंप्यूटर ठीक ठाक समझ में आ रहा है वो पढ़ लो। खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बुक अच्छी है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में काफ़ी सिलेबस है आपका, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर वाले से। बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, जो इंटरनेट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ईमेल वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। पहला है बेसिक कंप्यूटर वाला, बेसिक कंसेप्ट जो आते हैं आपसे, कभी कभी सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, और कमांड्स क्या होती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है, अभी कौन सी चल रही है, ऐसा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होता है, विंडो या बूस्टिंग, ये शटडाउन वगैरह कैसे होते हैं, या फिर कोई कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट से तो आपने कई बार क्वेश्चंस देखे भी होंगे, है ना, उसके बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर जैसे आपको डिस्क के बारे में क्वेश्चन है कि डिस्क क्लीनअप कैसे करना है, कैसे किसी चीज़ को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है। फिर ऐसे सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। किसी टेक्स्ट को हटाना है, आगे भेजना है, ऑटो करेक्ट करना है, पैराग्राफ बदलना है, उसके लिए क्या होता है। स्प्रेडशीट से क्वेश्चंस आते हैं, स्प्रेडशीट से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डाटा कैसे एंटर करना है, इंक्रीज से डिक्रीज, हेडर फुटर कैसे डालते हैं, सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी। कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है, शॉर्ट कीज क्या होती हैं, कमांड क्या देनी होती है। इंटरनेट के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली फुल फॉर्म आते हैं, या फिर पूछता है कि डोमेन क्या होता है, या इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। एक साइबर सिक्योरिटी है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ एक दो वायरसेस के नाम पूछ सकता है आपसे जो चले हैं अभी, कोई भी मालवेयर वगैरह हो सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, ये मालवेयर के बारे में है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो सिलेबस में तो काफ़ी अच्छा रहता है। एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं और बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं जो उत्तराखंड की प्रिपरेशन कराता है, तो उन्होंने यूके से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस कराए होंगे, तो वो कर लेना, उससे भी हो जाएगा। और साथ में कोई एक बुक ले लेना, ल्यूसेंट वाली बुक से कर लेना कवर, या यहाँ से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं मैथ्स में। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि 75 नंबर की जीके, जिसमें कि उत्तराखंड भी है, कंप्यूटर भी है और जीके भी है, उसमें आपको इतना डिवीजन मिलेगा। लेकिन मैथ्स में कोई डिवीजन नहीं है, 75 के 75 मैथ्स के ही आएंगे। और मैथ्स अगर आपने तैयार कर ली अपनी, तो बस भैया सब सॉल्व हो गया। और मैथ्स के लिए अगेन वही मैंने आपको बोला था, RS अग्रवाल आती है, उसका यूज करो धूमधाम से, बहुत अच्छी किताब है वो, ठीक है। अब देखो मैथ्स में पहले क्या है, LCM HCF बेसिक्स, घातांक करनी, पावर वाला जो क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण। फिर मैंने आपको वहां भी बोला था कि जो घड़ी है वो यहाँ भी आएगी आपकी, और वहाँ कैलेंडर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन, घड़ी वाले क्वेश्चन, ये आपको मैथ्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। फिर एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात, समय, दूरी, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, ठीक है, ऊंचाई वाले। और दूसरे जो होते हैं आपके कि अगर A की आयु उसके पिता की आयु से इतनी है और B की आयु इतनी है, तो C की आयु निकालो, इस तरीके से। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही टॉपिक है, एक ही साथ कवर हो जाएगा आपका। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। फिर एक जो कॉमन टॉपिक है आपका वो है नल और टंकी, वो भरने वाला, कितनी देर में खाली होगी। नाव और धारा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नाव अगर
पानी के साथ साथ चले तो क्या होता है, बैक आए तो क्या होता है। ऐसे मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन आता है, मिक्सचर एंड सेपरेशन, इन दोनों को मिला दिया, कितना पानी मिलाना है, और साथ में चीटिंग करनी अगर करनी है तो कितना पानी दूध वाले को मिलाना चाहिए, है ना। समय और कार्य, इतने मजदूर इतने काम को इतने दिन में करते हैं तो इतने कितने में करेंगे। ऊंचाई, दूरी। त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न का मतलब हुआ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन के अलावा उनकी वैल्यूज और रेशियोज निकालना। क्षेत्रमिति ये तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। क्षेत्रमिति के साथ साथ आयतन भी आएगा, तो इनके तो फॉर्मूला सीट है भैया, फॉर्मूला यूज करो और धूमधाम से हो जाएगा। वो सब आपको बुक में मिल जाएगा, इसी बुक में मिल जाएगा एक ही साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, वो भी मिल जाएगी बुक में, प्रोबेबिलिटी कर लो। माध्यिका, माध्य और बहुलक, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं आपके, ठीक है। मीन मीडियन मोड से, मीन मीडियन मोड भी मिल जाएगा इसी बुक में, सब कवर हो जाएगा आपका एक ही बुक से। ये पूरा सिलेबस कवर्ड है बुक में, चिंता मत करो। और अगर बाय द वे ये बुक नहीं पढ़ रहे हो, मैथ्स बनानी है, तो जो मैंने रीजनिंग में बोला था वही मैथ्स में भी करो। जितने टॉपिक हैं उतने दिन का टारगेट बनाओ, हर टारगेट को यूट्यूब में सर्च करो और पर डे एक लेक्चर उठा लो। जरूरी नहीं है किसी भी यूट्यूबर का देखो, जिसका समझ में आ रहा है उसका देखो, और बस टॉपिक्स पूरे कर लो एक बार, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसिक्स जो है, जो एसआई वैसाई की तैयारी वाले हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। उनके लिए सारा सिलेबस में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जो भी है, बट उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा पुलिस एसआई वाले जो हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बीच में मैं अग्निशमन वालों के लिए एक्सप्लेन करूंगा ना। अभी तक का जो हमारा डिस्कशन है पुलिस एसआई का, मैं थोड़ा सा उस पर बात करता हूँ। पुलिस एसआई के लिए अभी तक जो मैंने बुकें बोली हैं उस हिसाब से, एक तो आप प्रेफर करेंगे ल्यूसेंट जीके, जीके के लिए, प्लस परीक्षा वाणी, वो सभी रखते ही हैं लगभग लगभग, लेटेस्ट एडिशन रखना, उसमें कुछ सुधार भी हैं वो कर लेना। प्लस यहाँ पे ल्यूसेंट जीके के साथ साथ ल्यूसेंट एमसीक्यूज लोग करेंगे, प्लस पीवाईक्यूज। उत्तराखंड रिलेटेड परीक्षाओं के जितने पीवाईक्यूज हैं, जितने आपको मिल सके वेबसाइट से उतने ले लो। ये आपका जीके वाले पोर्शन के लिए मैंने बता दिया। जीके वाले पोर्शन के लिए साथ साथ में आप कंप्यूटर का कुछ अगर देख सकें तो वो कर लें, और कुछ जगह पे मैंने एनसीईआरटी बताई हुई है वो पढ़ लेना। और ये जो बुकें इतनी ज़्यादा दिख रही हैं, ये इतनी ज़्यादा है नहीं, या तो इनका पीडीएफ मिल जाता है, और अगर आप खरीदने जाएंगे भी तो परीक्षा वाणी वगैरह आपके पास होगी। ल्यूसेंट की बुक आपने अभी तक पढ़ी ही होगी। अगर फ्रेश आए हैं एकदम तैयारी करने तो फिर तो कंपटीशन में वैसे भी पीछे हैं आप, मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, फिर तो आपको ये किताबें वैसे भी लेनी है। प्लस रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने आपको एक एक बुक बताई है, रीजनिंग अलग से और मैथ्स अलग से। इसके लिए आप RS अग्रवाल सर वाली बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से RS अग्रवाल से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगर RS अग्रवाल लेने का मन ना हो या बुक से ना करने का मन हो तो यू कैन गो विद यूट्यूब। जो लेक्चर, जो चैप्टर बुक से समझ में नहीं आ रहा है वो यूट्यूब से देख लो, या फिर बुक यूज ही मत करो, यूट्यूब यूज करो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका हिंदी, उसके लिए मैंने आपको कुछ भी किताबें बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। हिंदी के लिए एक बुक जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है वो है ल्यूसेंट हिंदी। इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस हैं और सब मिल जाएगा आपको। ल्यूसेंट हिंदी के अलावा एक आप प्रेफर कर सकते हैं क्लास 9th 10th में तो बुक लगती है सरस्वती पब्लिकेशन वाली, वो यूज कर लो, या कोई भी जिसमें ग्रामर प्लस रचना भी आए और ग्रामर भी आए, ऐसा, क्योंकि उसमें आपको पत्र लेखन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना। थोड़ी बहुत रचना अगर किसी ने दी हुई हो, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन की, या ऑफिशियल लेटर्स वगैरह की, तो ऐसी एक बुक आप ले सकते हैं। अब अल्मोड़ा पब्लिकेशन वाली बुक भी ले सकते हो व्याकरण के लिए, वो भी अच्छी है, ठीक है। अल्मोड़ा पब्लिकेशन की किताब अच्छी है, पत्र वगैरह के बारे में उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये सब खरीदनी है नहीं कह रहा हूँ मैं, जो ठीक है एक को देख लो, ल्यूसेंट पूरी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ल्यूसेंट हिंदी धूमधाम से पढ़ो, ठीक है। और इतना भी कर लेते हो ना बहुत है, बट ये है कि इसके लिए आपको ना टारगेट सेट करना पड़ेगा अपना, भैया इतने टाइम पे मुझे एनसीईआरटी पूरी करनी है, इतने टाइम पे मुझे अपना ज्योग्राफी का मैप वाला हिस्सा पूरा कर लेना है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न है सबसे ज्यादा हिंदी है, हिंदी में आपका मैक्सिमम फोकस रहना है। फिर हिंदी के बाद आपका आता है रीजनिंग एंड मैथ्स, और नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हिंदी होगी, सेकंड प्रायोरिटी आप मैथ्स को दोगे, थर्ड प्रायोरिटी आप जीके को दोगे। वैसे आप फोर्थ प्रायोरिटी में भी जा सकते हो, ठीक है। थर्ड आप रीजनिंग को दो,
4th प्रायोरिटी में जीके को दो, क्योंकि जीके में 3 पोर्शंस पढ़ने हैं आपने, उत्तराखंड, जीके, फिर कंप्यूटर, इतना पढ़ना है। और इससे कुल मिला के क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी नहीं बनने वाला है आपका। जब क्वेश्चन ही नहीं बन रहे तो फिर इस पे फोकस करके क्या करोगे? फोकस हेयर, हेयर एंड हेयर, इन जिन 3 सब्जेक्टों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वहां फोकस करो ना, वहां ध्यान दो। जिससे इतना पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चंस के नंबर नहीं बन रहे हैं तो क्या फायदा होगा? मैं ये नहीं कह रहा जीके छोड़नी है, जीके पढ़नी है, बट लिमिटेड पढ़नी है। जीके पे सारा टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम टाइम हिंदी को दो, हिंदी की तैयारी करो, फिर रीजनिंग की तैयारी करो, फिर मैथ्स उठाओ। ठीक है, चलिए। तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रेटेजी रहेगा, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बुक लिस्ट बता दी है, तैयारी का तरीका आपको बता दिया है। 3 महीने 2 महीने का टारगेट बनाओ, 1 महीने के लिए टारगेट सेट करो रीजनिंग का, मैथ्स का, टॉपिक वाइज यूट्यूब सर्च करो, टॉपिक वाइज खत्म करो। सिंपल। हिंदी के लिए ल्यूसेंट हिंदी उठा लो, खत्म कर लो। ल्यूसेंट जीके उठा लो, खत्म करो। परीक्षा वाणी उठाओ, खत्म करो, बस हो गया। थोड़ा बहुत कंप्यूटर के लिए लास्ट में देख लेना, कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक बुक या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना, 2-4 घंटे वाली बुक देख लेना। और जब आप जीके पढ़ ले होगे तो जीके इंटरनली मैंने जीके में बता दिया है कि कौन सी अलग से चीज अगर आपको करनी हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप लोगों में से कोई पिथौरागढ़ में है या ऑफलाइन पिथौरागढ़ अफोर्ड कर सकता है तो बेसिकली आप पिथौरागढ़ आ जाओ ऑफलाइन कोचिंग के लिए। और पिथौरागढ़ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग फिलहाल के लिए ये करो, मैं अपने कोचिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ज्वाइन करो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 9012668631 इस नंबर पे अपना नाम भेज दो और पुलिस SI लिख के मुझे भेज देना। आई विल गिव यू द नंबर फॉर कोचिंग, और वो कोचिंग का नंबर मैं आपको दे दूंगा, और कोचिंग पे आप बात कर लीजिएगा ऑफलाइन के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी और जीके, साथ में रीजनिंग और मैथ्स, पूरा बैच मिलेगा आपको रिलेटेड विद SI। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि इस बैच के बाद आपका कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है वाला डाउट खत्म हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये कोई भी एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं मिलेगी, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा आपको। आपको बस पढ़ना होगा, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो। और उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऑनलाइन वाले तैयारी नहीं कर सकते, ऑनलाइन वाले धूमधाम से अपनी तैयारी करें। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑफलाइन आ सकते हैं, जिनके पास या तो रिसोर्सेज हैं या उनकी कंडीशंस उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, वो बेसिकली बिल्कुल आए। और वो लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उनको खुद जो है नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आराम से कोचिंग जाओ, डेमो वेमो लो, और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे कि कर सकते हैं या नहीं। दूसरी वीडियो में बाद में बनाऊंगा भी इसके ऊपर, उसमें ट्राई करेंगे कि क्या अभी तक कौन सी कंडीशंस पहुंच गई है, कितनी तैयारी आप लोगों ने कर ली है, क्या उस पर बात करेंगे। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहूंगा, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ देख लेंगे हम लोग। और व्हाट्सएप पे तो आप अगर हैं जुड़े हुए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग जो अग्निशमन वाले हैं उनके सिलेबस की। तो जो बच्चे अग्निशमन वाले नहीं हैं वो स्किप कर सकते हैं, वो आगे को बढ़ा लो वीडियो, बाकी यहाँ देख लो। फिजिक्स में आपका 35 क्वेश्चंस आएंगे, और सेम चीज़ आपकी मैथ्स के साथ भी रहेगी, केमिस्ट्री के साथ भी रहेगी, सॉरी मैथ्स में आपका थोड़ा सा चेंज है। फिजिक्स में आपका देखो मात्रक और मापन वाले जो हैं, गति के नियम, ठीक है, किरण प्रकाशिकी, ये वो ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा। फिर जो ऑडियो से रिलेटेड वेव वाले क्वेश्चन होते हैं वो है। फिर यहाँ पे जो है आपका ये आपका आता है काइनेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो, ठीक है, फिजिक्स में काइनेटिक्स वाला, परमाणु स्पेक्ट्रम, बोर, क्वांटाइजेशन, डी ब्रॉगली थ्योरी, उसके बाद नाभिकीय बंधन ऊर्जा, स्थिर वैद्युत चुंबकत्व वगैरह जो है ना आपका, और अर्धचालक। तो ये आपका जो सिलेबस बन रहा है ये आपका 10th, ये आपका 11th और 12th मिक्स्ड है। ठीक है, ये लॉजिक गेट वगैरह जो है ना ये 12th के हैं। कुल मिला के ये आपका 10th 11th और 12th का सिलेबस है फिजिक्स का। ठीक है, ये सिलेबस आपका बेसिकली जितने भी 12th साइंस बेस्ड एग्जाम होते हैं उनका है। और इसके लिए अगर आप कहें कि कोई बुक बता दीजिए सर, तो नहीं हो पाएगा वो। मतलब अगर आप ये कोशिश करें कि यार ल्यूसेंट की साइंस ले लेते हैं, तो नहीं, ल्यूसेंट की साइंस में ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसी बुक ढूंढ रहे हो जिसमें ये मिल जाए, तो ये नहीं होने वाला। आपका 12th का फिजिक्स, 11th का फिजिक्स और 10th का फिजिक्स क्लियर होना चाहिए। तो अगर कहीं से नोट्स मिलते हैं तो नोट्स ले लो, या जिसने अभी अभी 12th या 11th दिया है, 1 साल पहले 12th दिया है, उनसे 1 महीना कोचिंग लगवा लो। उनसे बोल दो कि भैया हमको पढ़ा दो ये सारे चीज़ें। पढ़ो, सारा मत पढ़ना, क्वांटाइजेशन पढ़ा दो,
डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा दो, बोलो रेडियो एक्टिविटी बढ़ा लो, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो क्या होती है बता दो, एसी डीसी का डिफरेंस पढ़ लो, फिर मैग्नेटिज्म क्या होता है बता दो, फिर जो हमारे लॉजिक गेट बनते हैं उनके बारे में पढ़ा दो। अगर ऐसे भी पढ़ लोगे बोर्स एटॉमिक मॉडल तो भी हो जाएगा टॉपिक वाइज, लेकिन पढ़ना आपको ये 12th बेसिस पे ही पड़ेगा। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोचें कि साइंस की बुक से हो जाएगा या कॉमन साइंस या जर्नल साइंस से होगा, तो नहीं, जर्नल साइंस आपकी नहीं आने वाली है। अब ऐसे देखो केमिस्ट्री है, अब केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, SN P ब्लॉक है, उप संयोजक यौगिक मतलब ये आ गया आपका क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, रासायनिक बलगतिकी काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, उसके अलावा पॉलीमर्स यानी कि बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली एवरीडेज लाइफ, जैविक अणु बायोमोलिक्यूल्स, पर्यावरण रसायन, और इक्विलिब्रियम। अब अगर आप इनकी बात करेंगे, ये देखो इक्विलिब्रियम ये 11th का टॉपिक है, ये 12th के हैं, अब हट गए हैं सिलेबस से। हाइड्रोकार्बन्स 11th में है, पॉलीमर्स 12th में थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th है, सॉल्यूशन 12th है, केमिकल काइनेटिक्स 11 12th है, 12th है बेसिकली, उप संयोजक 12th है, SN P 11th है, केमिकल बॉन्डिंग 11th है। देखो 10th का तो साइंस है ही नहीं, ये केमिस्ट्री तो है ही नहीं, देख रहे हो 11th है। 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th की आएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनका यूनिट बताओ पूछेगा आपसे, ठीक है, या फिर फार्मूला क्या होता है, KF क्या होता है, सॉल्यूशंस में पूछेगा आपसे क्वेश्चंस कि भैया ये बताओ कि इनमें से कंडे वो सस्पेंशन कौन सा है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो सेल के टाइप्स, सेल पोटेंशियल क्या होता है, फिर पूछेगा दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, 4 केमिकल रिएक्शन देंगी, मतलब हल्का फुल्का लेवल नहीं होगा इसका, बहुत अच्छा होगा। 11th और 12th की केमिस्ट्री है, तो आप अगर एक बुक पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि होती ही नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है ना जो जर्नल साइंस के नाम पे आपको 11th और 12th परोस दे। जर्नल साइंस 10th तक की होती है, 11th 12th की नहीं होती है। 11th 12th में आपको खुद पढ़ना है, टॉपिक वाइज बैठो और पढ़ो, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, कैसी रिएक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, कब होती है, सब क्वेश्चंस बनेंगे इसके, ये ध्यान रखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन खुद से तैयार करना पड़ेगा आपको और बहुत अच्छे लेवल से करना पड़ेगा। एक तो सिलेबस बहुत अच्छा है, दूसरी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी इस वाले के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों वाले लेवल का नहीं है, 10th लेवल तक का पढ़ लिया और हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सी वाले सेक्शन में आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूँ सी वाला बायो का पूरा सेक्शन 11th और 12th बेस्ड है। देखो सेल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये केमिस्ट्री में भी मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड्स वाला आपको, मेंडल के लॉस ये 10th में भी मिल जाएंगे, फिर बाद में 11th। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में है, ये 2 बार पढ़ोगे आप। जैव विविधता, वर्गीकी के सिद्धांत, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन से। रोगजनक परजीवी, इससे क्वेश्चन कॉमन बायोलॉजी में भी पढ़े जाते हैं, यहाँ भी पढ़े जाते हैं। जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल है ना, ये 11th और 12th में पढ़ोगे, ध्यान रखना। फिर श्वसन, ये नॉर्मल श्वसन की बात नहीं चल रही है कि ब्रीथिंग कर ली या रेस्पिरेशन कर लिया, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, सब पूछेगा आपसे। पर्यावरणीय मुद्दे, वन्य जीवन, फिर यहाँ पे देखो उत्तराखंड में प्रकाष्ठक पादप और उनके मुख्य पीड़क कीटक रोग, यानी कि इसमें बायो इंक्लूडेड इन उत्तराखंड भी है, और 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे आपके उत्तराखंड के पेड़ पौधों से रिलेटेड, फिर इसीलिए कह रहा हूँ भैया 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है। 11th और 12th के लिए अलग से कोई बुक नहीं आती है कि जिसमें आपको जर्नल साइंस मिल जाए, जर्नल साइंस है ही नहीं, साइंस है पूरी की पूरी, अच्छे से पढ़नी है। मैथ्स देखो, हाँ मैथ्स वालों के साथ थोड़ा फायदा तो है, मैथ्स का अगर आप देखोगे तो वैसे मुझे डाउट है मैथ्स के सिलेबस में, अब ठीक है अभी जो सिलेबस है उसमें क्या कर सकते हैं, यही सिलेबस है, लेकिन हाँ मैथ्स का सिलेबस 10th लेवल है, ये मैं कह सकता हूँ, मतलब एकदम ही 10th नहीं है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन हाँ बायो का जो सिलेबस है वो 11 12 बेस्ड है, पूरा बायो 11 12 बेस्ड है, लेकिन जो मैथ्स है, जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये मैथ्स 10th लेवल तक वाली है और कॉमनली पढ़ी जा सकती है, मतलब एकदम टेक्निकल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो आपने कंपलसरी ऊपर तो पढ़ी है मैथ्स, वही यहाँ भी है, देखो LCM HCF है, घातांक करनी, द्विघात समीकरण, और घड़ियां और औसत एवरेज, अनुपात, समय दूरी, आयु, प्रतिशत, लाभ हानि, नल टंकी, क्रमचय संचय, ये थोड़ा नया है, बाकी लगभग लगभग सेम है, देखो कुछ भी नया नहीं है यहाँ, या इसीलिए थोड़ा सा डाउट है मुझे कि ये सिलेबस गड़बड़ ना हुआ हो, वैसे तो नहीं हुआ है, ठीक ही लग रहा है, बट
यहाँ पे ना सेट्स एंड रिलेशंस, फंक्शंस, और मैथ्स में जो आपका आता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए थे मैथ्स वाले सेक्शन में, क्योंकि बायो वाला सेक्शन 11th-12th बेस्ड है और मैथ्स वाला सेक्शन 10th बेस्ड कर दिया इन्होंने। बट अब जो भी है, क्या पता सिलेबस अपग्रेड हो जाए बाद में तो ठीक है, नहीं तो यही सिलेबस है तो बड़ी बढ़िया है, क्योंकि ये चीज़ आप ऊपर भी पढ़ोगे एसआई वाले में, ठीक है, और यही फायर ब्रिगेड में भी पढ़ना है आपको। सेम सिलेबस है ये, देखो यहाँ सेम है, 75 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पढ़ोगे, 30 यहाँ पढ़ोगे। तो अगर आप लोगों का मैथ्स रहा है ना, तब तो फायर ब्रिगेड वाले में भी बढ़िया है, मैथ्स की तैयारी हो जाएगी। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी भैया, उसमें कुछ नहीं कह सकते। दैट्स हाउ द कंप्लीट सिलेबस इज डन। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आप देख लोगे आराम से, है ना, क्या क्या है, कैसे कैसे है, फॉर्म कौन कौन से भरने हैं, कैसे भरने हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का इशू है ही नहीं, तैयारी कैसे करनी है वो मेन चीज़ है, और तैयारी कर ही लोगे, बुक्स वगैरह भी मैंने बताई दी हैं। तैयारी तो करनी पड़ेगी, देखो नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, है कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। बुक लिस्ट मैंने दे दी आपको, रीडिंग टेक्निक भी बता दी है कि भैया डेट वाइज, शेड्यूल वाइज कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है, PYQs ढूंढ लो और पढ़ो, रोज पढ़ो, क्या दिक्कत है, आज से शुरू करो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ में अपना फिजिकल की तैयारी भी कर लेना हल्की फुल्की, ठीक है। फिजिकल एट दी एंड बर्बाद कर देगी अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। जितना आप इसकी तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ में फिजिकल को कम से कम टाइम दो, 1 घंटा तो दे दो, 1 घंटा रोज का, और उसके अलावा फिर बाकी का आपका रीडिंग वाला सेक्शन है। केवल एसआई के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि अच्छी पोस्ट है, पोस्ट भी ठीक ठाक है, और अगर पढ़ते हो तो एसआई निकालना इज़ नॉट सो टफ। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ोगे तो हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा एग्जाम है, आराम से तैयारी करो। बाकी मैंने आपको नंबर दे दिया है, मैं फिर से दे देता हूँ। जिसको जो भी डाउट होता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, या पिथौरागढ़ में कोचिंग के बारे में कुछ पता करना हो, देन 9012668631 इस नंबर पे मुझे अपना नाम और पुलिस एसआई लिख के भेज देना। कॉल नहीं करनी है, कॉल लगेगी भी नहीं, व्हाट्सएप कॉल लग जाएगी, करना मत, रिसीव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आपको मेरा ऑफिशियल नंबर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेरे को नॉर्मली मैसेज भेज सकते हैं, कभी डाउट होता है या कोई कोर्स में क्वेश्चन पूछने होते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड वो। बाकी इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, धूमधाम से आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बाकी सिलेबस वगैरह के बारे में ही बात करनी थी, जो मैंने बता दिया है आपको सब कुछ, ठीक है। तो होप सो जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, और थोड़े से जो क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में तैयारी से रिलेटेड वो कुछ बहुत क्लियर हुए होंगे, बुक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, किससे कैसे और कितनी तैयारी करनी है करके। और बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपके, आप बीच में पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।